नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस अकेडमी पर। यूपीपीसीएस की पीवाय की सीरीज में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर हम 2018 से लेकर 2015 के जो प्रश्न हैं, उनको डिटेल से एनालाइज़ कर रहे हैं। उनके जीएस पार्ट को देख रहे हैं और उनका जो करंट अफेयर है, उनको भी हम देख रहे हैं। इससे पहले हम 16 वीडियो कर चुके हैं। अगर उन वीडियोज़ को आपको देखना हो तो आप इसी चैनल पर देखिए, प्लेलिस्ट आपको उनकी मिल जाएगी और आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। बहुत डिटेल से हमने एनालिसिस किया है कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और अगर इस साल उस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो वह कैसा हो सकता है? किस-किस एरिया को हमको कवर करना चाहिए? यानी इस पीवाईक्यू सीरीज़ के बाद आपको जीएस और करंट अफेयर इन दोनों की पूरी कवरेज मिलेगी, यानी यह दोनों भी आपके पूरे कवर होंगे और प्रीलिम्स को पार करने में आपकी काफ़ी मदद मिलेगी। हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन को लेकर। हम प्रश्न पर सीधा आते हैं, फिर उनको हम एनालाइज़ करना शुरू करते हैं। अब 2018 का यह प्रश्न था। इसमें से यह पूछा गया आपका कि निम्नलिखित में से कौन-सा कर जो ग्राम पंचायत है, उनके द्वारा लगाया जाता है? इंग्लिश मीडियम वाले यह वाला देख लेंगे, ऊपर हमने इंग्लिश में लिखा है और नीचे फिर हम हिंदी में लिखते हैं। डिस्कशन हम ज़्यादातर हिंदी में करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह बात पहुँच सके। पर लैंग्वेज हम दोनों इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न जो है वो आपका इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है, एक्सप्लेन हम हिंदी में करते हैं। तो पूछा क्या आपसे कौन-सा कर लगाएगी ग्राम पंचायत? अब इसका मतलब यह, इस प्रश्न का उत्तर तो हम कर ले जाएँगे, हमको पढ़ना क्या चाहिए? यानी हम जो पीवाईक्यू लगा रहे हैं, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? पीवाईक्यू लगाने का मतलब कि जो ग्राम पंचायत है, इसके बारे में हमको ठीक से पता होना चाहिए कि ग्राम पंचायत क्या होती है, इसकी व्यवस्था कहाँ से आई है, क्या-क्या इसके पास अधिकार हैं, यह सब कुछ हमको पता होना चाहिए क्योंकि अगली बार जब भी ग्राम पंचायत से पूछेगा, तो हो सकता है कि वहाँ से पूछे तो हम कवर कर ले जाएँ, क्योंकि अगली बार यह सीधा-सीधा नहीं पूछेगा कि ग्राम पंचायत के पास कौन-सा अधिकार है, कौन-सा कर लगाने का अधिकार है, ये बदल देगा। तो यहाँ पर क्या है, इसका सही आंसर है, वह क्या है? स्थानीय मेलों पर कर लगाने का अधिकार। आपको शायद यह लगे कि ग्राम पंचायत जो है उसके पास कर लगाने का अधिकार कहाँ होता है? तो उस पूरी व्यवस्था को ज़रा हम समझते हैं। पंचायतों के पास अनुच्छेद 243 एच के तहत, यानी संविधान का यह अनुच्छेद है 243 एच। इसमें यह प्रावधान दिया गया है कि जो राज्य की विधानमंडल है, अब देखिए, जो पंचायती राज व्यवस्था है, उसके पास कौन-सी शक्तियाँ होंगी, यह दरअसल कौन तय करता है? राज्य तय करता है और हम यह कहें कि उनकी जो विधानसभा है, वह तय करती है। यानी राज्यों की जो विधानसभा होगी, उसमें यह तय किया जाएगा कि किस पंचायत के पास, यानी उस राज्य की जो पंचायत है, उसके पास कौन-कौन से अधिकार हो। इसका मतलब यह हो सकता है कि अलग-अलग राज्यों में जो पंचायत है, उनके पास क्या होना चाहिए या उनके पास क्या हो सकता है, अलग-अलग शक्तियाँ। यानी पंचायती राज व्यवस्था में पूरे भारत में हर पंचायत के पास एक जैसी शक्ति हो, यह ज़रूरी नहीं है। हर पंचायत के पास अलग-अलग शक्ति हो सकती है। हर पंचायत मतलब हर राज्य की पंचायत के पास, क्योंकि यह तय कौन करता है? राज्य विधानमंडल। तो अनुच्छेद 243 यह कहता है या 243 एच यह कहता है कि जो राज्य विधानमंडल है, उसके पास यह शक्ति है कि वह कानून बनाकर पंचायतों को कर एकत्र करने की शक्ति दे सकता है, वह टैक्स लगा सकते हैं। इसी तरीके से जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उसने बनाया है पंचायत राज अधिनियम 1947। इसकी एक धारा है 37। यह बताती है कि जो ग्राम पंचायतें हैं, वह अपने क्षेत्र में जो स्थानीय मेले हैं, बाज़ार है, हाट मतलब बाज़ार ही है, एक छोटा रूप है, उन पर टैक्स लगा सकती है, उनसे कर वसूल सकती है और यह क्या होगी? पंचायतों की आंतरिक आय, ओन सोर्स रेवेन्यू। यानी पंचायतें खुद से अपने क्षेत्र में जो मेले लग रहे हैं, अपने क्षेत्र में जो बाजार लग रहे हैं, उन सब पर टैक्स लगा सकती है। इन जनरल लगता नहीं है, आपने देखा नहीं है, शायद इसलिए आपको बड़ा अटपटा सा लग रहा हो कि पंचायतों के पास कर लगाने की शक्ति कहाँ होती है, क्योंकि आपने देखा नहीं है। बट पंचायतों के पास यह शक्ति है, राज्य विधानसभा उनको यह शक्ति देता है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी यह शक्ति दे रखी है। अलग-अलग पंचायतों में अलग-अलग व्यवस्था है। बाकी विकल्प देख लेते हैं। एक था आपका ऑप्शन सेल टैक्स यानी बिक्री कर। सेल टैक्स क्या है? वो राज्य सरकार का हिस्सा है पूरी तरीके से और अभी आप देखते हैं कि अब तो जीएसटी हो गया है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी 2 पार्ट है इसके। एक सेंट्रल की जीएसटी और एक स्टेट की जीएसटी। तो यह डिवाइड हो जाता है। कुछ चुनिंदा सामान अभी भी हैं जो सेल टैक्स में आते हैं, जैसे पेट्रोलियम है, शराब है, इन पर सेल टैक्स अभी भी लगता है, वैट जैसा सिस्टम अभी भी लगता है। लेकिन जो बाकी बचे प्रोडक्ट हैं, उन पर अब जीएसटी लगता है, तो जिसमें सेंटर और स्टेट की जो है बराबर की भागीदारी होती है। फिर एक क्या था? लैंड रेवेन्यू टैक्स। यह भी राज्य सरकार का हिस्सा है और राज्य सरकार का जो राजस्व विभाग है इसको वसूलता है। भूमि वैसे भी राज्य सरकार का हिस्सा है या राज्य सरकार का विषय है। तो आप देखेंगे संविधान में 3 सूचियाँ हैं, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। तो राज्य सूची का विषय है क्या? भूमि। तो राज्य सरकार ही इस पे टैक्स लगाती है। हालाँकि राज्य सरकार अगर चाहे तो जो ग्राम की पंचायतें हैं, उनको यह काम सौंप सकती है कि वह जो उत्पादन हो रहा है ग्राम में, उस पर टैक्स लगाए। यह अधिकार दिया जा सकता है, लेकिन अभी तक दिया नहीं है। फिलहाल जो भू राजस्व कर है, लैंड रेवेन्यू टैक्स है, यह वसूलता है कौन? राज्य सरकार। अब हम कुछ देख लेते हैं जीएस के पार्ट को। संविधान में हुआ 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है।
इसी के द्वारा क्या हुआ, जो पंचायती राज व्यवस्था है या हम कहें जो स्थानीय स्वशासन है, उसकी शुरुआत हुई। और स्थानीय स्वशासन में 2 भाग हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र में और एक शहरी क्षेत्र में। तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था। इसके लिए कौन-सा आया, भाग 9 और 11वीं अनुसूची। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए। इसी के तहत जो इनकी वित्तीय शक्तियाँ हैं, पंचायतों की वित्तीय शक्तियाँ हैं, उनका प्रावधान है अनुच्छेद 243 एच में। यानी इन पंचायतों को वित्त कहाँ से मिलेगा, इनके राजस्व का स्रोत क्या होगा, कहाँ से इनको पैसा मिलेगा जिससे ये ग्राम क्षेत्रों का विकास कर सकें, तो वह कहाँ बताया गया, अनुच्छेद 243 एच में। इन्हीं पर यह कहा गया कि गाँव क्या कर सकते हैं, कुछ टैक्स वसूल सकते हैं, लेकिन उनके लिए कानून कौन बनाएगा, विधानमंडल। और विधानमंडल अगर कानून बना देती है, तो जो आपकी पंचायतें हैं, वह टैक्स वसूल सकती हैं। फिर एक था आपका राज्य वित्त आयोग। अब यह क्या है, इसका प्रावधान कहाँ है, अनुच्छेद 243 आई में, एच और आई। एक आपका होता है वित्त आयोग। वित्त आयोग का काम क्या है, जो केंद्रीय कर है या कुल कर जो है, उनमें राज्यों का जो हिस्सा है, उसको बताता है। यानी वित्त आयोग का काम क्या है, जो भी टैक्स कलेक्शन हो रहा है, उसमें राज्यों का कितना हिस्सा है, उसको बताएगा। राज्य वित्त आयोग क्या बताएगा कि जो राज्य स्तर पर आया कर, जैसे मान लेते हैं कि राज्य का कुछ अपना कर है और केंद्र से उसको क्या मिला, हिस्सा भी मिला। तो अब राज्य के पास जो कर हो गया, उस कर में से जो पंचायत है, उसको कितना हिस्सा मिलेगा, यह बात कौन तय करेगी, राज्य वित्त आयोग। तो 73वां संविधान संशोधन, अनुच्छेद 243 एच, अनुच्छेद 243 आई। इसी तरह वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उनका जो छठा राज्य वित्त आयोग है, उसकी नियुक्ति की जा चुकी है। दीपक कुमार क्या है, इसके अध्यक्ष हैं। और इन जनरल यह 3 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त होते हैं। यानी जो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, वह इन जनरल 3 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त होते हैं। इसी तरीके से जो पंचायती राज व्यवस्था है, उसके लिए बनाया गया है डिजिटल डैशबोर्ड। डिजिटल डैशबोर्ड का मतलब जो डेटा रिप्रेजेंटेशन है, पंचायत राज व्यवस्था में क्या चल रहा है, किस तरह की जो योजनाएं हैं वह चल रही हैं, कहाँ तक पहुंची हैं, उनके जो टैक्स कलेक्शन के सोर्स हैं वह क्या है, यह सब उस पर क्या किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है। तो इसका एक पार्ट है डिजिटल वित्तीय प्रणाली। अब देखिए, एक डिजिटल बोर्ड होगा, उसमें कई तरह की इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन उसमें जो रेवेन्यू से रिलेटेड प्रावधान है, उनको भी डिस्प्ले किया जाएगा और उनको अनिवार्यता, यानी उनको क्या किया गया है, अनिवार्य किया गया है, वहां पर उसे डिस्प्ले करवाया जाएगा। तो डिजिटल डैशबोर्ड भी है। अब हम देख लेते हैं कि जो पंचायत राज व्यवस्था है या जो ग्राम पंचायत है, उनके द्वारा कौन कौन से कर वसूले जाते हैं, और जो जिला पंचायत है, उनके पास भी कौन कौन से कर वसूलने की शक्ति है। तो जैसे हाउस टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, या गांवों में कौन वसूलेगा, पंचायती राज व्यवस्था या पंचायत। शहरों में कौन वसूलता है, नगर निगम। अपने शहरों में देखा होगा कि नगर निगम का बिल आता है कि आपके हाउस का इतना टैक्स है, तो नगर निगम वसूलेगा शहरों में, गांवों में कौन वसूलेगा, पंचायत। इसी तरीके से विभव कर, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें जो व्यापार हो रहा है और जो संपन्न व्यक्ति हैं, एक तरीके से आप कहिए इनकम टैक्स, यह कौन लगा सकता है, जिला पंचायत। यानी जिले के अंदर जो संपन्न व्यक्ति हैं उन पर टैक्स लगाया जा सकता है, और यह टैक्स लगाने का अधिकार जिला पंचायत के पास है। फिर क्या है, लाइटनिंग टैक्स, यानी प्रकाश कर। गांव में जो बिजली की व्यवस्था है, सार्वजनिक स्थलों पर बिजली की व्यवस्था है, सड़कों के किनारे बिजली लगी है, यानी बल्ब लगे हैं, खंभे लगे हैं, उनके लिए भी टैक्स वसूला जा सकता है। चलकर वाटर टैक्स, यह भी वसूला जाता है, किसके द्वारा, पंचायतों द्वारा, अगर वसूलना चाहे। अब इसमें शहरों में कौन वसूलेगा, नगर निगम। पशु पंजीकरण फीस, यह भी वसूली जा सकती है, किसके द्वारा, पंचायतों के द्वारा। लाइसेंस फीस कौन वसूलेगा, जिला पंचायत। जैसे जो सिनेमा है, ईंट भट्टे हैं, बड़े उद्योग हैं, इनको लाइसेंस देने के लिए जो टैक्स वसूला जाता है या वसूला जाना चाहिए, वह किसके द्वारा वसूला जाना चाहिए, जिला पंचायत के द्वारा। टोल टैक्स, अब इसमें देखिए, आप ध्यान रखिएगा, जिन रोडों को जिला पंचायत ने बनाया है या जिन पुलों को, सड़कों को जिनको इन्होंने बनाया है जिला पंचायत ने, उन पर यह टैक्स वसूल सकती हैं। क्योंकि इन जनरल आपने देखा होगा कि टैक्स वसूला जाता है या तो राज्य सरकार द्वारा या किसी वित्तीय संस्था द्वारा जिसने उस रोड को फाइनेंस किया है। आप देखते होंगे, जैसे आपका कोई एक्सप्रेसवे है, तो इन जनरल क्या होता है कि एक्सप्रेसवे को जिस संस्था ने बनाया है या जिस कंपनी ने बनाया है, उसी का क्या होता है, टोल होता है। और इसका प्रावधान यह होता है कि जितना खर्च हुआ है उस रोड को बनाने में, टोल के माध्यम से उसको वसूला जाएगा। अब इसमें भी प्रावधान यह था कि जब यह वसूली खत्म हो जाए, यानी जब तक जो लागत थी रोड बनाने की वह वसूल ली जाए, उसके बाद टोल खत्म हो जाना चाहिए था। पर इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां थी, टोल का कलेक्शन सही नहीं दिखाया जाता था। तो इसके लिए फिर व्यवस्था क्या बनी, फास्टैग, यानी गाड़ियों पर फास्टैग लगता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, टोल जनरेट होता है, आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। अब इससे क्या होता है, जो ट्रांसपेरेंसी है वह बढ़ जाती है, कलेक्शन सही ज़्यादा दिखने लगता है। तो इससे भी क्या हो सकता है कि जो टोल है वह जल्दी फ्री हो। पहले एक बार टोल लग गया तो कभी हटता नहीं था, लेकिन अब आपने कुछ उदाहरण भी देखे होंगे कि शहरों में कुछ रास्तों पर टोल हट गए होंगे।
तो ये उसी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो बड़े मेले लगते हैं उन पर भी टैक्स वसूला जा सकता है। किसके द्वारा? जिला पंचायत के द्वारा। तो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत इनके पास भी टैक्स वसूलने का प्रावधान है। यह टैक्स वसूल सकते हैं, लेकिन कौन-कौन से टैक्स वसूल सकते हैं वह मैंने आपको बता दिया। टोल टैक्स आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत कन्फ्यूज़न होगा। जितनी भी रोड को जिला पंचायत ने बनाया है, उन पर वह टैक्स वसूल सकती है, यह बिल्कुल स्पष्ट है। तो एक क्वेश्चन हमने डिटेल से समझ लिया, अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से जो पंचवर्षीय योजनाएँ हैं, उनमें से कौन-सी जो योजना है, वह सतत विकास यानी सस्टेनेबल ग्रोथ पर आधारित थी? यानी ऐसी कौन-सी पंचवर्षीय योजना थी, जिसका लक्ष्य क्या था? सतत विकास का मतलब यह जो पंचवर्षीय योजनाएँ थी, ये मतलब अब समाप्त हो चुकी हैं। तो जो पंचवर्षीय योजनाएँ थीं, इनका क्या होता था? लक्ष्य होता था या इनकी बनाई जाती थी नीति। अब एक का आपसे पूछा है, इसका मतलब बाकियों का भी आपसे पूछ सकता है। इसका फिलहाल जो सही आंसर है वह क्या है? 12वीं मतलब यही क्या थी आपकी सतत विकास यानी सस्टेनेबल ग्रोथ पर केंद्रित करते हुए बनाई गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना के विषय में एक चीज आप और ध्यान रखिएगा कि यह क्या थी? अंतिम पंचवर्षीय योजना। इसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो गई। 9वीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय की बात की गई थी और समानता की बात की गई थी। 10वीं में जो प्रति व्यक्ति आय है इसको दोगुना करने की बात की गई थी। 11वीं में बात की गई थी तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई थी। ऑप्शन हमने देख लिए और सही आंसर हमने देख लिया। लेकिन अब हमको यह देखना पड़ेगा कि जो भी पंचवर्षीय योजनाएं थीं, उनका क्या-क्या लक्ष्य था। डिटेल से देखते हैं। जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी, जो कब से कब तक चली? 1951 से 1956 तक। अब पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1951 में। क्या बेस था? कृषि क्षेत्र। यानी भारत ने सबसे पहले क्या शुरू किया? जो कृषि क्षेत्र है उसको विकसित करने की योजनाएं बनाई। इससे क्या होगा? बहुत सारे बांध बनाए जाएंगे, नदी घाटी परियोजनाएं शुरू होंगी, यानी सिंचाई के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई जानी चाहिए जिससे कृषि मजबूत हो, वह डेवलप होगा। इसको क्या कहते हैं? हैराड डोमर मॉडल। तो पहली पंचवर्षीय योजना क्या है? हैराड डोमर मॉडल। कृषि क्षेत्र पर केंद्रित है। इसी में बनेंगे भाखड़ा नंगल बांध, दामोदर घाटी परियोजनाएं, यह सब इसी में बनेंगी। फिर आता है आपका दूसरी योजना। यह कब से कब है? 1956 से 1961 तक। इसको क्या कहते हैं? नेहरू महालनोबिस मॉडल। यहां आपको याद रखना होगा नेहरू का जो यह मॉडल है और उनके साथ जो महालनोबिस हैं उनका जो मॉडल है वह कब का है? दूसरी पंचवर्षीय योजना का, पहली का नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसके तहत क्या हुआ? तीव्र औद्योगिकरण यानी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको तेजी से बढ़ाया जाएगा। तो इससे क्या बनेंगे? संयंत्र बनेंगे। भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर यहाँ के जो इस्पात संयंत्र है वह इसी योजना के दौरान बनाए गए। तीसरी क्या है? 1961 से 66 तक। इसको कहते हैं चक्रवर्ती और सुखमय सेन मॉडल। इस दौरान आप देखेंगे 65 में युद्ध हो चुका है, 65 में युद्ध हो चुका है, यानी 2 युद्ध हुए इस समय। और योजना क्या थी? आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का लक्ष्य था और आत्मनिर्भरता भी उसमें पाने का लक्ष्य था कि जो इकोनॉमी है वह ग्रोथ कर पाए। लेकिन 2 बड़े युद्ध हुए तो योजना क्या रही? असफल रही। अब क्या होगा? योजना अवकाश। 65 से लेकर 69 तक 3 साल का योजना अवकाश है। इसको प्लान हॉलिडे कहते हैं। एक-एक वर्ष की 3 योजनाएं आई और इसी के दौरान क्या आया? हरित क्रांति। चौथी योजना कौन सी है? 69 से 74 तक। इसको कहते हैं अशोक रुद्र और एलन मन ने। इसमें यह लक्ष्य रखा गया कि स्थिरता के साथ विकास। अब चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या-क्या मुख्यतः हुआ? एक तो जो बैंक है, 14 बैंक, इनका किया गया राष्ट्रीयकरण। कब? 1969 में। तो आप यह याद रखेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी, इसी के दौरान क्या किया गया? बैंकों का राष्ट्रीयकरण। दूसरा, स्माइलिंग बुद्धा, यानी भारत ने क्या किया? परमाणु परीक्षण। यह भी कब किया? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। फिर आती है आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक और इसको कहते हैं डीपी धर मॉडल। मुख्य नारा क्या था? गरीबी हटाओ। यानी इस योजना का जो मुख्य नारा था वह क्या था? गरीबी हटाओ। लेकिन 1978 में ही इसको समाप्त कर दिया गया। आप देखेंगे इमरजेंसी का दौर है और इस योजना को भी समाप्त कर दिया गया। लक्ष्य क्या था इसका? फिलहाल गरीबी हटाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि इमरजेंसी लग गई, इमरजेंसी में योजनाएं स्थगित हो गई। फिर आए क्या आपके? रोलिंग प्लान 1978 से लेकर 1980 तक और इसको क्या कहते हैं? गुन्नार मर्डन मॉडल। मोरारजी देसाई सरकार यह लाई थी, वार्षिक मूल्यांकन किया जाता था, साल-साल भर की योजनाएं थी और फिर यह चलती रही। फिर छठी योजना आई, कब? 1980 में और 1985 तक यह चलती है। इसको क्या कहते हैं? इनपुट आउटपुट मॉडल। अब यह इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि किसी के नाम पर नहीं है। लक्ष्य क्या है? गरीबी निवारण, रोजगार सृजन। युद्ध हो चुका था, स्थिति खराब थी, तो इन सबको शुरू किया गया। फिर आता है 7वीं योजना
1985 से 1990 तक। तो क्या कहते हैं, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। यहाँ पर भी काम क्या किया गया, जो भोजन है, काम है, उत्पादकता है, इसको बढ़ाया जाए, रोजगार सृजन किए जाए, उत्पादन ज़्यादा हो, लोगों को जो भुखमरी में है, उनको भुखमरी से बाहर किया जाए, यह सब योजनाएँ थी। फिर आई वार्षिक योजनाएँ 1990 से लेकर 92 तक। इससे यह तय किया गया कि जो आर्थिक अस्थिरता है, आप देखेंगे वहाँ पर एलपीजी रिफ़ॉर्म लागू किए गए, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उसको वैश्विक स्तर पर खोला गया। भारत में उस समय आर्थिक संकट था, तो वह सब काम यहाँ किया गया। तो कब हुआ यह? वार्षिक योजनाओं के दौरान। फिर आया 8वीं योजना 1992 से 97 तक। इसको कहते हैं जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, एलपीजी मॉडल। यहाँ पर बात की गई, अब देखिए वैश्वीकरण हो चुका है, तो जो मानव संसाधन है, इसको विकसित किया जाना है। तो 8वीं योजना में यह हुआ कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पर काम किया जाए। फिर आती है 9वीं योजना 1997 से 2002 तक। यह भी क्या है, इनपुट आउटपुट मॉडल, सामाजिक न्याय, सामाजिकता, समानता, इन सब पर बात की गई। 10वीं योजना आई 2002 से 2007 तक, योजना आयोग मॉडल, यह याद रखिएगा। 10वीं योजना, योजना आयोग मॉडल। और इसमें अब तय किया गया कि अगले 10 वर्षों में जो प्रति व्यक्ति आय है, इसको कम से कम क्या कर देना है, 2 गुना कर देना है। और इससे होगा क्या, ओवरऑल जो गरीबी है वह कम होगी। तो यह तय किया गया। फिर आती है 11वीं योजना 2007 से 2012 तक। श्री रंगराजन की रूपरेखा थी यह, और इसमें भी क्या था कि जो समावेशी विकास है, इंक्लूसिव ग्रोथ है, उसको तेजी से किया जाए, देश का विकास तेजी से किया जाए। फिर आती है 12वीं योजना 2012 से 2017 तक। इसको कहते हैं योजना आयोग मॉडल। इसमें भी सस्टेनेबल ग्रोथ, फास्टर ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, इन सब की बात की गई। और इसके बाद जो पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल है, इस मॉडल को छोड़ दिया गया, नीति आयोग बन गया और फिर काम अलग तरीके से चलने लगा। तो फिलहाल यह योजना आयोग से संबंधित पूरा जो डिटेल है वह हमने देख लिया। आपसे यहीं से पूछेगा, आपको रिवाइज करना होगा 1-2 बार, क्योंकि कब कौन-सा मॉडल लागू हुआ, उसके विषय में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप एक बार ध्यान रखिएगा। फिलहाल हमने डिटेल से कवर कर लिया है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।